जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जुलाई करंट अफेयर्स का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। पहले दो जो पार्ट हैं, 2 हफ्ते जो लगभग कवर किए जा चुके हैं, वो उसमें हमने 35 सवालों को देख लिया था। तो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिएगा, और अगर देख चुके हैं तो बाद में भी उसको रिवाइज करते रहिएगा। साथ ही साथ जो इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स हैं वो अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो 2 पार्ट में वो भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में। अब जो पिछला 10 महीने का, जो अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक का जो करंट अफेयर है 9 महीने के आसपास का, उसमें हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस, अपॉइंटमेंट्स, कुछ इस तरीके के करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट एक कंपाइलेशन देखेंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और इसी तरीके से टॉपिक वाइज पूरी कोशिश है कि अगस्त एंड तक कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि हाल ही में किसको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है नेपाल का। हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देउबा या सुशील कोइराला? तो जिन्हें नियुक्त किया गया है नया प्रधानमंत्री नेपाल का, वो हैं केपी शर्मा ओली, ए ऑप्शन। तो देखिए यही हैं केपी शर्मा ओली। और जो नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है उसका नाम है कम्युनिस्ट ऑफ द नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये जो नेपाल कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनिस्ट, ये जो CPN UML पार्टी है, वो नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है। उसी के ये लीडर भी हैं केपी शर्मा ओली, और इस समय नए प्रधानमंत्री बने हैं वो नेपाल के। अगला सवाल है, एक बुक लिखी गई है द पावर विद इन, और इससे जो लिखा है उनका नाम है डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम। तो सवाल यही है कि कौन से ऐसे पॉलिटिकल लीडर यानी राजनीतिक नेता हैं अपने देश के जिनके ऊपर ये पुस्तक आधारित है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, योगी आदित्यनाथ जी, राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी या फिर शरद पवार जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि C ऑप्शन। तो आप ये देख सकते हैं, ये किताब आपको सर्च करने पे इस तरीके का दिखेगा कुछ, द पावर विद इन। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का इसमें फ़ोटो बना हुआ है, और टाइटल है इस किताब का पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने 46वां सेशन, जो 46वां सत्र है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समिति का, विश्व धरोहर समिति का, ये जो भारत ने हाल ही में सेशन, जो सत्र होस्ट किया है, वो कहाँ पर होस्ट किया है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या नई दिल्ली। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, D ऑप्शन। और नई दिल्ली में भी कहाँ भारत मंडपम बनाया गया है, वहीं पर इसके सत्र को होस्ट किया गया है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है डिटेल में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने विश्व धरोहर समिति यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की किसी सेशन का, किसी सत्र का आयोजन भारत में किया है। तो अगर पहली बार है तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें देखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रथ बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है सह नौ यशः, और नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया है 21 से 31 जुलाई तक, अभी चल रहा है प्रोसेस में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर फोटो देखा, ये था लोगो। तो जो लोगो था इसका, वो था आपका हम्पी से प्रेरित था, जो कि अपने आप में एक विश्व धरोहर स्थल है कर्नाटक में। तो हम्पी से इसे लिया गया है। और आप देखेंगे ये विजय विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ था। तो जो विजय विट्ठल मंदिर है उसके पत्थर का ये रथ था, जिसका फोटो हमने ऊपर अभी देखा। और जो ये लोगों की टैगलाइन आप देख रहे हैं, सह नौ यशः, सह नौ यशः जो है उसका अंग्रेजी में मतलब होता है मे आवर ग्लोरी ग्रो, यानी हमारी महिमा जो है वो बढ़े। और ये जो टैगलाइन है सह नौ यशः, ये लिया गया है तैत्तरीय उपनिषद से, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन को बनाया है? तो हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन के फाइबर से बनी हुई हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जापान, जर्मनी, चाइना और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? C, चाइना ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किया है।
तो देखिए ये जो ट्रेन है, इस मेट्रो ट्रेन का नाम रखा गया है सेट्रोवो 1.0, जो कि कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट ट्रेन है। और इसे शिंगदाओ, जिसके किंगदाओ भी हम बोलते हैं, शेंगडोंग प्रांत में, वहाँ पर इसे चाइना ने इसका अनावरण किया है। अगला सवाल है, कौन सा देश, अभी एक रिपोर्ट हाल ही में आई थी, उसके हिसाब से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लेड का यानी कि सीसा का उत्पादक देश है, प्रोड्यूसर है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस और मैक्सिको। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चीन। क्योंकि पूरी दुनिया में जितना भी लेड का उत्पादन होता है उसका 50% तक अकेला उत्पादन कौन कर रहा है? चाइना। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। इस तरह का सवाल भी बीच बीच में आता रहता है एग्जाम में, तो जब हम करंट अफेयर्स में इस तरीके के सवाल को बीच बीच में देखेंगे तो एक साथ याद करने का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया गया है? यानी विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर इट्स पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेस। 4 ऑप्शन है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि इज्जत नगर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में है, और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च भी बोलते हैं, वो कलिकट केरल में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। अब देखिए इनको क्यों मिला है, क्यों हॉर्टिकल्चरल साइंस में इनको बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया है? तो यही है वो संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक मसाला पाउडर तैयार किया है, ठीक है, और ये आप दूध में मिलाएंगे तो आपका हल्दी दूध बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, जिसमें कुछ और भी खास मसाले, जो महत्वपूर्ण मसाले जड़ी बूटी की तरह इस्तेमाल में आते हैं, वैसा आपका हल्दी दूध तैयार हो जाएगा। इस तरीके का पाउडर इन्होंने बनाया है, इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया है हॉर्टिकल्चरल साइंस के फील्ड में। अगला सवाल है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पाया है अपनी बेहतरीन सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जब से लागू हुई, इस राज्य का जो परफॉर्मेंस देखा गया वो बेस्ट परफॉर्मेंस है सभी राज्यों की तुलना में इस योजना को लागू करने के मामले में। और ये राज्य कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आसाम है या फिर तमिलनाडु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मध्य प्रदेश को बेस्ट अवार्ड दिया गया है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया है कि आपका राज्य सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है स्वनिधि योजना को लागू करने में। अब देखिए स्वनिधि योजना है क्या? स्वनिधि योजना ये है कि शहरों में कभी भी आप देखेंगे रेडी पटरी पे लोग कुछ बेच रहे हैं, जो खुमचे वाले लोग हैं, कुछ भी सब्जी, फल, गोलगप्पे, चाट, कुछ भी किसी भी तरह का समोसा वगैरह कुछ भी बेच रहे हैं, तो इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपये तक का लोन, पहले 10,000 20,000 था, लेकिन 50,000 तक का जो लोन है वो अधिक से अधिक मिल सकता है। कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब उस लोन को पाने के लिए, उस कर्ज को पाने के लिए आपको किसी भी तरह की संपत्ति को गिरवी पे नहीं रखना पड़ेगा। 10,000 रुपये से स्टार्टिंग है इस लोन का, धीरे धीरे अगर आप ब्याज समय पे चुकाते जाते हैं तो लोन की जो अगली राशि है, जो कर्ज की अगली राशि है, वो बढ़ा दी जाएगी। तो कोविड-19 के टाइम में जब बहुत सारे लोगों के रोज़गार छीन गए थे, बहुत सारे शहर में इस तरीके के जो लोग थे असंगठित क्षेत्र में, जो अपना खुद का ठेला लगाए हुए हैं, कुछ बेच रहे हैं, जब कोविड-19 हो गया, लॉकडाउन लग गया, तो वो अपने यहाँ वापस चले गए थे गांव साइड में, या फिर वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसलिए वैसे लोगों को दोबारा उनके काम को स्टार्ट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और उसी के तहत जो है ये 50,000 रुपये तक का, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये तक का जो लोन था वो दिया जा रहा था, कर्ज दिया जा रहा था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर, किन 2 शहरों के बीच में भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया? तो
तो ये जो शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, ये 2 शहरों को जोड़ने वाला परियोजना है, जो कि भारत का सबसे लंबा और भारत का सबसे बड़ा शहरी सुरंग परियोजना है। तो आपको ये बताना है कि किन 2 शहरों के बीच में इसे शुरू किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये टनल है, ये जूम करके अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। नागपुर से वर्धा के लिए इसे शुरू किया गया है, पुणे से लवासा के बीच में, जबलपुर से तेवर शहर के बीच में, या थाने से बोरीवली के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, थाने से बोरीवली के बीच में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। अब देखिए आगे थोड़ा सा मैप से देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये लगभग मुंबई का मानचित्र है, आपके सामने रफ मैप है। इधर आपके सामने है दाएं तरफ थाने, इधर है बोरीवली, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं हरे रंग का, ये है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को बिना काटे हुए, पहाड़ी क्षेत्र है बहुत ज़्यादा, तो बिना उसे तोड़े, पहाड़ों को तोड़े, जंगलों को काटे, हमें यहाँ से सुरंगी बनाना था। सबसे सेफ ऑप्शन यही था। और ये दोनों शहर आपस में कनेक्ट हो गए। 20 मिनट, कम से कम 12 से 15 मिनट तो कम से कम आपका समय बचत होगा ही। और 10 से 11 किलोमीटर के आसपास का ये सुरंग है। तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी आपको पता चल गया, महाराष्ट्र में मुंबई के पास में है, और ये थाने से बोरीवली के बीच में इस सुरंग को जोड़ा गया है। तो वही है, लगभग 11.8 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर के आसपास का ये सुरंग है, जो कि थाने से बोरीवली के बीच के जो यात्रा का समय है उसे 12 मिनट तक कम कर देगा, और 12 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मासिक वजीफे के माध्यम से, यानी कि मंथली स्टाइपेंड के माध्यम से, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और जो नौकरी के अवसर हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके साथ युवाओं को सशक्त बनाना है। ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है, एम है। तो आपको बताना है कि लाडला भाई योजना की जो शुरुआत है वो किस राज्य ने की। अब फोटो देख के अब आप लोग समझ गए होंगे, ये शिंदे जी हैं, तो जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं। तो इस योजना की जो शुरुआत है वो सी ऑप्शन यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अब देखिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया होता तो आपको बहुत डिटेल में जानना पड़ता, क्योंकि पूरा चांस है कि जो क्वेश्चन बनता, चाहे यूपी पीसीएस में होता, आरओ में होता, तो काफ़ी डिटेल में सवाल पूछा जा सकता था। इस सवाल के हिसाब से अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि कौन सी सरकार ने शुरू किया है और इसके कुछ 1-2 पॉइंट आप जान लेते हैं, तो इससे डिटेल में सवाल पूछे जाने का कम चांस है, ना के बराबर चांस है। तो इसमें एक तो आपको ये बात पता चल गई कि महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की, और इसमें ये जो एज ग्रुप है जिनको इसमें शामिल किया जा रहा है वो ध्यान रखिएगा, वो 18 से 35 के बीच में है। यहाँ पर सवालों में थोड़ा हेर फेर हो सकता है, 18 से 30 किया जा सकता है, 21 से 30 किया जा सकता है, या फिर ये भी लिखा जा सकता है कि इस योजना के तहत कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। तो ये सब सवाल, इस सब बातों में आप लोग मत फंसिएगा। बाकी ये जो है इसको बस एक बार देख लीजिएगा कि जो 12th कंप्लीट जिन्होंने कर लिया उनको 6,000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी कि मासिक वजीफ़ा। जो डिप्लोमा होल्डर होंगे उनको 8,000, और जो ग्रेजुएट हैं यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उनको 10,000 रुपये का मासिक वजीफ़े के रूप में, मंथली स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में प्रोजेक्ट अस्मिता को सुर्खियों में देखा गया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट अस्मिता है ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कृषि क्षेत्र से, शिक्षा जगत से, उद्योग जगत से, या फिर चिकित्सा जगत से। तो अब आप देख सकते हैं ढेर सारे बच्चे हैं, उनकी हाथ में कुछ किताबें दी हुई हैं। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट अस्मिता है ये आपका एजुकेशन सेक्टर से यानी कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब देखिए प्रोजेक्ट अस्मिता है क्या, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। 1,000 किताबें हैं जिनको कि 22 भाषाओं में छापना है, पब्लिश करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, अगले 5 सालों में 1,000 पुस्तकों को 22 भाषाओं में प्रिंट करना है, यही इसका एम है। तो लगभग कितने किताबें हो जाएंगी, अगर 1,000 किताब एक भाषा में तैयार होता है तो 22 भाषा के हिसाब से अगले 5 साल में 22,000 किताबों को यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय मिलके पब्लिश करेगा, यही इसका एम है। और भारतीय भाषाओं में अलग अलग चीज़ों पे अगर नॉलेज दे दिया जा रहा है अपने देश में तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव साबित होगा। अगला सवाल है, यूरोपीय संसद यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाली पहली महिला कौन बनी है, यानी हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू सिक्योर
अ सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट? आपके सामने चार ऑप्शन हैं: क्लॉडिया शेनबॉम, एविका सेलिना, लीज ट्रूस या रॉबर्टा मेट्सोला। तो ये जो सामने फिगर में आप देख रहे हैं चेहरा जिनका, वो हैं रॉबर्टा मेट्सोला, यानी कि डी ऑप्शन। अब रॉबर्टा मेट्सोला जो है वो माल्टा एक देश है, उसकी ये राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है। अब माल्टा जो कहाँ पर है, इसे अगर मैप से देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ताकि यहाँ से अगर सवाल मैप के थ्रू भी पूछा जाए तो आपका सही हो जाए। तो ये है यूरोप का एक मैप। अब आप ध्यान से देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। इटली में ये जो आप इस रेड के ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये है सिसिली द्वीप, सिसिली आइलैंड, जो अक्सर आप वॉल्केनो के लिए भी पढ़ते होंगे, ज्वालामुखी पर्वत के पास में, तो आप अक्सर नाम सुनते होंगे वेसुवियस, सिसिली। तो ये सिसिली द्वीप है। सिसिली के नीचे, थोड़ा नीचे आप और आएंगे भूमध्य सागर में, तब यहाँ पर आपको मिलेगा माल्टा, माल्टा आइलैंड देखने को मिलेगा। और ये जो इटली के बाईं तरफ आप इधर देख रहे हैं दाईं तरफ, यानी ये जो हिस्सा ये है टायरेनियन समुद्र का, और ये एड्रियाटिक सी है। पॉल कागमे को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? ये सवाल है आपके सामने। फोर्थ टर्म मिला है फिर से अपने देश के राष्ट्रपति के रूप में पॉल कागमे को। ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? चार ऑप्शन है: इथोपिया, साउथ सूडान, रवांडा या फिर युगांडा। और ये हैं राष्ट्रपति रवांडा देश के। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉल कागमे का फिगर आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है। इसे भी थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, रवांडा कहाँ पर है। देखिए, ये आप देख रहे हैं युगांडा, केनिया, तंजानिया, इन तीनों के बीच में ये जो आप झील देख रहे हैं, ये है विक्टोरिया झील, जहाँ से आपकी नील नदी निकलती है। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। इसी के बगल में आप देख रहे हैं ये है रवांडा देश, जिसका कैपिटल क्या है? किगाली। और ये यहाँ पे है इथोपिया, सोमालिया, और एक आपका देश होता है इरिट्रिया। तो ये सब मिल के आपका क्या बनाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये मैप है, आप लोग इसको पॉज करके भी थोड़ा देख सकते हैं। बाकी पॉलिटिकल मैप देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए अपने एटलस को देखना कभी मत भूलिए। अगला सवाल है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे को किस दिन सेलिब्रेट किया गया, यानी विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं: 12 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई या फिर 23 जुलाई। तो जो विश्व युवा कौशल दिवस है उसे मनाया गया है 15 जुलाई को। बी इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे अगर आप फिगर पे भी फोकस करेंगे तो ये आपको दिखेगा वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे और 15 जुलाई यहाँ पर लिखा हुआ है। थीम अगर हम देखें, अगर हम विषय की बात करें विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का, तो वो है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी शांति और विकास के लिए युवा कौशल। ये इसका थीम हो जाएगा, यानी कि विषय हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार जल्द ही एक लॉन्च करने वाली है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, यानी स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों के लिए कृषि कोष को लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम सरकार क्या रखेगी? एग्री बूस्ट, एग्री फंड, एग्री श्योर, एग्री वेंचर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, एग्री श्योर। अब यहाँ नाम देखिए, एग्री फंड है, कृषि के लिए कोष है ये, तो एग्री फंड हो गया एग्री। और श्योर में जो एस यू है वो है स्टार्टअप का एस यू, और जो रूरल एंटरप्राइजेस जिसे हम कहते हैं ग्रामीण उद्योग, तो रूरल एंटरप्राइजेस आर ई इसके लिए हो गया, स्टार्टअप्स के लिए एस यू हो गया, श्योर हो गया, और एग्री आगे जोड़ दिया, तो एग्री श्योर इसका नाम हो जाएगा। बाकी यही इसे लॉन्च किया गया है, एग्री श्योर फॉर एग्री फंड्स फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। ये भारत सरकार का ऑफिशियल जो फोटो उन्होंने रिलीज़ किया था वो ये आपके सामने है। और अंतिम सवाल हम देखते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय किस शहर में खोला जाएगा? तो ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू बी ओपनड इन विच सिटी? आपके सामने चार ऑप्शन है। एक है कोलकाता, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है रांची, चौथा है दुर्गापुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, रांची। और ये जो आपके सामने डायग्राम बना है, फिगर है, देखिए ये वो यूनिवर्सिटी का डायग्राम नहीं है, ये रांची का जो नया विधानसभा भवन है जिसका कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसकी ये बिल्डिंग है। तो कभी भी जब भी आपको ये बिल्डिंग नज़र आए, रांची का नया विधानसभा नज़र आए, तो आप ये ज़रूर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रांची में ही बात की जा रही है पूर्वी भारत का पहला विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय खोलने का।
तो विकलांग छात्रों के लिए यानी दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? रांची में खोला जाएगा। तो ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इज टू बी ओपनड अप इन रांची। तो इसी के साथ अपना करंट अफेयर का ये सेशन कंप्लीट होता है। 4th वीक में जब हम जुलाई के लिए करंट अफेयर्स कुछ दिनों में देखेंगे, तो जो जुलाई में और भी इंपॉर्टेंट अगर कुछ करंट अफेयर पॉइंट बच गया होगा तो उसी में हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे। लगभग 20-25 सवाल अधिक से अधिक उसमें भी मिल जाएंगे। तो ठीक ठाक सवालों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन है, संकलन है, वो जुलाई मंथ का हमारे पास हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।